जय हिंद दोस्तों। तो हमारा क्लास 11 के सीरीज चल रही है, उसमें हम लोग बहुत सारे चैप्टर्स कर रहे हैं। लगभग हमारे 11 चैप्टर हो चुके हैं और अभी जो चल रहा है हमारा वो कौन सा चल रहा है आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, जो कि बहुत बेहतरीन चैप्टर है। आपको उसमें बहुत अच्छे से हर चीज़ समझ में आ रही होगी। अभी उसका फर्स्ट ही लेक्चर हुआ है। आज हमने सोचा थोड़ा हट के टॉपिक किया जाए। और अभी तो जो आपने पढ़ा है, मुझे पता है बहुत बच्चे हैं जो रिवीजन नहीं करते, बहुत बच्चे हैं। तो आज हमने क्या रखा है, ज़्यादा लंबी नहीं, 30 मिनट की आपकी वीडियो होगी। उसमें हम जितने चैप्टर अभी तक पढ़ चुके हैं उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, लगभग जितने हो पाएंगे। ठीक है, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं रहेगा। फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर से चालू करेंगे और लास्ट तक हम लोग जाएंगे, ऐसा कुछ आपका रहेगा। ठीक, उसमें हम लोग ज़्यादातर फॉर्मूले के ऊपर बेस रिवीजन करेंगे और कुछ थ्योरीज की भी बात हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो जितने भी बच्चे आ गए उन सभी का एग्जाम लेजेंड्स एकेडमिक चैनल में स्वागत है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या लगना है, बस इसमें बने रहना है। जिन्होंने रिवीजन नहीं किया उनका रिवीजन होगा और रेगुलर लेक्चर्स तो हमारे चलते ही रहते हैं। ठीक है, तो पहला चैप्टर आपका इसमें क्या है, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, आप और हम जो सब इसमें रह रहे हैं, ये सब क्या है, क्या हमारा फिजिकल वर्ल्ड है, जितना भी सब कुछ है। ठीक है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है फिजिकल वर्ल्ड में। पहले तो फिजिकल वर्ल्ड क्या है, जो हम लोग सब रह रहे हैं, यही हमारा फिजिकल वर्ल्ड है। और फिजिक्स जो है फिजिकल वर्ल्ड के नेचुरल लॉज के ऊपर ही फेमस है। ठीक है, फिनोमेना जो आपका होता है ना, अगर कोई पूछ दे फिजिक्स क्या है, तो स्टडी ऑफ द नेचुरल फिनोमेना इज कॉल्ड फिजिक्स। इसमें 4 फोर्सेस जो हमको पढ़नी होती हैं। 4 फोर्सेस आपकी कौन सी हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो श्योर शॉर्ट जल्दी रिवीजन होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, और आपकी कौन सी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और लास्ट में कौन सी है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। ये 4 फोर्स इस चैप्टर में। ठीक है, देखो रिवीजन फास्ट में चल रहा है, आपको लगभग जितना भी है सब रिवीजन में हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का, हमारे न्यूटन भाई साहब ने कहा दिया था, G m1/r²। ठीक है, इसका होता है आपका, इसको कूलॉम फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे ये आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स है, कूलॉम फोर्स भी है ना। इसका फॉर्मूला होता है K(Q1Q2/r²). ये आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है, वीक न्यूक्लियर फोर्स है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? इलेक्ट्रॉन आपके प्रोटॉन के बीच में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच में, और न्यूट्रॉन के बीच में होती है बहुत कम सी जगह में। ठीक है, ये क्या होगा, इसमें आप समझोगे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ये है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। लिखना नंबर दे दो, जैसे मान लो इसको हमने 1 नंबर दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। तो 3 जो है वो सबसे ज्यादा है, फिर आपकी 2 है, फिर आपकी ये वीक है लेकिन ये भी ग्रेविटेशन से ज्यादा है, फिर आपकी ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये सबसे वो कम फोर्स होती है। ये पॉइंट ऑब्जेक्ट्स में लगती है, ये आपके चार्जेस में लगती है, ये आपकी प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन में। ठीक है, और आपकी किसमें? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में लगती है। ठीक है, और ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, ये जब बीटा लीके होता है तब उसमें लगती है। इस फोर्स को ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। देखो आप अपॉन में स्क्वायर है ना, ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करती है। ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है। इसमें मेन चीज हमको 4 फोर्स पढ़ना है। ये आपकी कैसी होती है? ये आपकी होती है अट्रैक्टिव, ये आपकी हो गई अट्रैक्टिव भी होती है और आपकी रिपल्सिव भी होती है। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव रिपल करेंगे और निगेटिव पॉजिटिव जो आपको अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, वही वाली चीज है, गर्ल बॉय वाला है ना, और बॉय गर्ल वाला, ये नॉर्मल चीज है समझाने के लिए केवल। ठीक है, और न्यूट्रल जो आप जानते ही हो, न्यूट्रल उसका कोई मतलब ही नहीं न्यूट्रॉन से। ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स की बात है। अब ये क्या होता है, अट्रैक्टिव फोर्स होती है, पॉइंट ऑब्जेक्ट के ऊपर लगती है, चार्जेस के ऊपर लगती है, इनको मास चाहिए होता है। ठीक है, इनको क्या, इनको मास तो चाहिए, साथ साथ में चार्ज भी चाहिए। चार्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, याद रखना इनकी जो जी की वैल्यू है, इसको हम लोग कहते हैं, इसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। इसके के की वैल्यू जो, इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कहते हैं। ये हमारे यूजीसी है, ये हर जगह कांस्टेंट है, ये आपका मतलब चेंज होता है। इसकी वैल्यू 9 है। ठीक है, ये आप याद रखना। इसकी अगर निकालना वैल्यू तो कितनी हो जाएगी? 4 से, यानी कि न्यूटन, ये उधर जाएगा मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। बस सिंपल सा समझ आई, इतनी बात नहीं, बिल्कुल समझ आई होगी। ये आपका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। एक हमारा जो मेथड होता है साइंटिफिक, वो इसमें भी आता है, वो इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, वो आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अभी क्या करोगे आप, ये इतना आप नोट करो, हम इसके आगे देखेंगे सेकंड चैप्टर।
देखो अब ये देखो, कोई अगर ये उम्मीद लेके आया है कि 30 मिनट के वीडियो में सब कुछ हो जाएगा तो ऐसा होना मुश्किल है। लेकिन हाँ ये बात है कि जितना इंपॉर्टेंट होगा उतना तो हम लोग करा ही देंगे। मतलब इस वीडियो के बाद अगर आप अपने स्कूल का एग्जाम देने जाओ तो उसमें आपके ठीक ठाक नंबर आ जाएंगे। अब हमारा चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट आपकी क्या होती है, देखो इसमें सबसे पहले तुमको जानना है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटी ये आपकी क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी जो होती हैं जो हमें कोई वैल्यू नापने के लिए मतलब मदद लगे ना। आप अगर किसी चीज को मेजरमेंट करना ना, यूज फॉर मेजरिंग सब्सटेंस, ठीक है, ऐसे आप लिख सकते हो नॉर्मल डिफिनेशन, ठीक है। अब जो क्वांटिटी है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये हमारी कैसी होती हैं आपकी, ये दो भागों में, तो फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, यूज फॉर मेजरिंग सब्सटेंस, अभी समझ में आएगा क्या है फंडामेंटल यूनिट, जो हमारी कितनी है 7, और आपकी डिराइव्ड है जो है बहुत सारी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी आपकी आती है, पहले तो मास है जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको आप इससे दिखाओगे एम से, और जिसकी जो यूनिट है वो आपकी क्या है केजी, ठीक है, फंडामेंटल यूनिट है। तो ये आपकी मास है, फंडामेंटल आपकी ये क्या है क्वांटिटी है, ठीक है। उसके बाद उसकी यूनिट आएगी फंडामेंटल क्वांटिटी, मास है ना। इससे क्या होता है, किसी भी चीज का मास एक ऐसी क्वांटिटी है जिससे आप क्या होता है किसी चीज में सब्सटेंस कितना है ये हम नापते हैं, ठीक है। अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। इसमें आप फॉर मेजरिंग सब्सटेंस, टेम्परेचर, ये मतलब अलग अलग इसमें आएगा, ठीक। फॉर मेजरिंग सबसे आप लिखोगे यूज फॉर मेजर, अब वो मेजर हम क्या कर रहे हैं ये यहाँ सब्सटेंस लिखना इतना सही नहीं रहेगा, ठीक। यूज फॉर मेजरिंग थिंग्स ऐसे लिख सकते हो। अब थिंग्स में तो बहुत सारी चीजें आ सकती है, थिंग्स आप लिख लो। इसके बाद आपका लेंथ आता है, लेंथ के लिए आप एल लिखा होगा, इसकी जो आपकी वो होती है यूनिट वो क्या रहती है मीटर। फिर मास लेंथ हो गया आपका, फिर टेम्परेचर आएगा, टेम्परेचर की आपकी रहती है, इसको के से दिखा सकते हो, यहाँ पर इसकी यूनिट भी के, ठीक है, या फिर टी से दिखा देना कोई कम नहीं है। अब यहाँ पर टाइम आएगा, टाइम को आपको टी से दिखाना, यहाँ पर इसकी सेकंड रहेगी। फिर आपका अमाउंट ऑफ सब्सटेंस आएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को तभी सब्सटेंस नहीं लिखा था क्योंकि ये तो उसके लिए हो जाता है। इसकी इसको आप दिखाओगे एम ओ एल से, और इसकी जो यूनिट रहती है ये समझ लो ना, इसको अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल कहेंगे, और इसकी जो यूनिट रहती है वो भी क्या रहती है आपकी मोल, ठीक है। इसको आप यूनिट जो इसकी मोल ऐसे दिखाओगे, समझ में आ रही बात की पूरी, सिंपल जो है आप इसका ऐसे दिखाओगे और इसको मोल ये रहता है पूरा, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या हुआ, ये हो गया टाइम, आपका करंट आएगा, इलेक्ट्रिक करंट, ये एम्पियर से होता है, इसको दिखाते हैं हम लोग किससे हैं, करंट है तो उसको हम लोग किससे एम्पियर से दिखाएंगे, ठीक है। ए साइन इसका आपकी 5 हो गया। अब ल्यूमिनेस इंटेंसिटी आती है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी जिसको हम लोग दिखाते हैं, इसकी क्या होती है, इसको कैंडेला ना, कैंडेला इसको हम लोग दिखाते हैं, इसका साइन किससे सीधी से, कैंडेला होती है कैंडेला, ठीक है। ये यहाँ पर यूनिट ऐसे दिखाएंगे, ये मूव, ठीक है। इसे समझ में आ रही कि नहीं आपको, अच्छे समझ में आई होगी, ठीक है। ल्यूमिनेस इंटेंसिटी ये हो गई, टाइम, ट्रांजिशन, मास, लेंथ हो गया आपका, ठीक है। एक कोई बच रही है, मास, लेंथ, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, करंट, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी हो गई, ठीक है। हो जाता है कई बार दिमाग से निकल जाती है। मास लेंथ आपका हो गया, ठीक है, टेम्परेचर, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो गया, करंट भी हो गया आपका, 7 तो हो गई, अब कौन सी बचेगी, ठीक है। अब इसका डेराइव्ड में क्या होती है, मान लो जो इनसे निकली है, जैसे आपकी हो गई वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस के लिए मीटर होगी और उसके लिए सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऐसे ही फोर्स, ऐसे ही आपकी हो जाएगी फोर्स, ऐसे ही आपकी हो जाएगी एक्सेलरेशन, प्रेशर, ठीक है। यहीं से निकल के आता है हमारा कॉन्सेप्ट जिसको कहता है डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ये इस तरीके से निकलते हैं, जैसे मान लो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कोई वेलोसिटी का पूछे तो लेंथ और ये इसके लिए t-1 ये होता है सिंपल सा, ये ऊपर जाएगा माइनस में आएगा। फोर्स का कोई पूछे तो होगा आपका न्यूटन मीटर स्क्वायर, इसका होता क्या है, इसका होता है आपका केजी mlt-2 है, यानी कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि mlt-2 ये होगा। ऐसे प्रेशर का होता है ml-1 t-2, भाई प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, ये ऊपर एल जाएगा तो एक कटेगा और एक माइनस में चला जाएगा। ये चीज समझ में आएगी नहीं तुम,
लगभग जो इसमें चीज थी हमने आपको बता दी, जहां से आपको अच्छे खासा नंबर मिल सकते हैं। अब हम जाएंगे सीधा आपके तीसरे चैप्टर के ऊपर। अब जो चैप्टर है उसका नाम है मोशन में स्ट्रेट लाइन, या फिर आप उसको कहते हो काइनेमेटिक्स। ठीक है, तो काइनेमेटिक्स में हमें क्या पढ़ना है? सबसे पहले काइनेमेटिक्स में आपको पढ़ना है डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इन्हीं को समझ लेते फिर धीरे धीरे सब आएगा। डिस्प्लेसमेंट तो देखो भाई साहब, ये हमने ऐसे ही हम सब समझाया, ये आपकी तीनों जो है डिस्टेंस है, तीनों डिस्टेंस है। ठीक है, इसको आपको दिखाना है किससे? डी से दिखा देना, और इसको आप दिखा देना एस से। ठीक है, लेकिन ये तीनों डिस्टेंस है, ये हमने सीधा चला, ए से भी जाना था, सीधा चला, हम ऐसे जिगजैग में गए, या फिर हमने ऐसे हाफ सर्कल लेक कर लिया। ठीक है, ये तीनों डिस्टेंस, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट आप देख रहे हो ये स्ट्रेट लाइन पाथ है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी है। ठीक है, या फिर आप कहोगे कि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी एस। ठीक, ये चीज है। तो यहाँ से आपको एक चीज बन रही होगी सीधा, जो सवाल पूछते भी हैं, जो डिस्टेंस है उनमें से या तो बड़ी होगी या इक्वल होगी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और समझना, ये आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है डिस्प्लेसमेंट, निगेटिव भी, जीरो भी, ये हमेशा पॉजिटिव भी जीरो भी करेगी। ठीक है, समझ नहीं? यहीं से आपका आता है स्पीड, स्पीड उसका फॉर्मूला होगा आपका डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यहाँ से यूनिट वगैरह निकाल सकते हो, कोई छोटे बच्चे आप लोग नहीं हो। स्पीड, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पर वेलोसिटी आती है, इसमें ऊपर आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये आपकी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर जिसके पास केवल आपकी मैग्नीट्यूड हो, यानी कि केवल वैल्यू हो, स्केलर है। और ये आपकी कहती है वेक्टर, वेक्टर यानी जिसके बाद केवल आपका क्या हो, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, ये होती है सिंपल। ठीक है, अब वेलोसिटी से एक चीज निकल के आती है जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, अपॉन क्या टोटल टाइम होगी ना, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो यहाँ से आपका ये क्या होता है? डेल्टा वी अपॉन चेंज अपॉन जितना चेंज इन टाइम, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी होता है। अगर ये स्मॉल एक्सीलरेशन हो जाए डी ए, तो उसके लिए होता है डी वी बाई डी टी। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, समझ आ रही बात की नहीं अच्छे से? ठीक है, अब यहीं से हम देखेंगे, ये चीज समझना ही। ठीक है, अब यहीं से देखेंगे, अगर आपका ये जो होता है, अगर एक्सीलरेशन ना हो, अगर एक्सीलरेशन ना हो तो आपका होगा यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर एक्सीलरेशन हो आपका तो होगा आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, अब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म ये है, मान लो आप 5 सेकंड चल रहे हो, 5 मीटर चल रहे हो 1 सेकंड में, तो फिर अगले 5 सेकंड में भी अगले 5 सेकंड में भी 1 मीटर चलो, फिर अगले 5 सेकंड में 1 मीटर चलो, फिर अगले 5 सेकंड में 1 मीटर चलो। समझ लो ना बात? समझो बात। या फिर 10 मीटर 5 सेकंड में चल रहे हो तो 10 मीटर हर 5 सेकंड में 10 ही मीटर चलो, हर 5 सेकंड में। ये नॉन यूनिफॉर्म में पहले 10 सेकंड में आपने 5 मीटर चले, उल्टा करो कुछ भी हो, दूसरे 10 सेकंड में 10 मीटर चल दिया, तीसरे में 20 चल दिया, तो बस ये अनइवन हो गया। सिंपल ना? इक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अनइक्वल डिस्टेंस कवर इन इक्वल डिस्टेंस ऑफ टाइम, तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस सिंपल सा है। अब ये चीज समझ नहीं यहाँ से? ठीक है, अगर आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो, कांस्टेंट एक्सीलरेशन मतलब समझ लो, पहले हमने गाड़ी थी हमारी 45 पे, अब 50 को यानी कि 5 का एक्सीलरेशन बढ़ा, फिर 55 की हो जाए, फिर 5 बढ़ा, फिर आपकी 60 को जाए, फिर बात बढ़ा, तो एक्सीलरेशन जो है वो हर 1 सेकंड के बाद कितना हो रहा है आपका? 5 मीटर पर सेकंड बढ़ रहा है। ठीक है, मतलब 5 मीटर पर सेकंड में बढ़े हर सेकंड में। ठीक है, तो ये आपका कैसा है? ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। ठीक है, अगर कांस्टेंट एक्सीलरेशन हो तो हमारे न्यूटन ने वो दिया आपकी लॉज ऑफ वो इक्वेशन ऑफ मोशन दिए न्यूटन भाई बहुत कुछ देखे गया है इक्वेशन ऑफ मोशन, वो आपको 3 याद रखनी है। फर्स्ट है v इक्वल टू यू प्लस एटी, सेकेंड आपकी एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और ये आपकी v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ये आपकी फर्स्ट सेकेंड थर्ड। ठीक है, अब समझना इसमें ये चीजें हैं क्या? अगर कोई ये पूछ दे तो आपकी क्या फाइनल वेलोसिटी लिख दो, ये इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, ज्यादा जगह नहीं ना, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, वही चीजें। ठीक है, रिपीट तीनों इनका यूज होता है बहुत बार क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में। ये चीज पूरी समझ में आई कि नहीं? कोई यहाँ पर कोई डाउट है? बिल्कुल सब कुछ क्लियर है। शॉर्ट रिवीजन करना हम लोगों को, तो आप ये इतना भी नोट कर लो।
अब आपका आ गया चैप्टर जिसका नाम है मोशन इन अ प्लेन, जो कि आपका 2D वाला है, इसको कहते हैं 2D मोशन, या फिर इसको कहते हैं हम लोग वेक्टर चैप्टर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है वेक्टर्स, तो इसमें इसको मोशन इन अ प्लेन भी कहते हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम यही जानेंगे वेक्टर्स क्या है। तो वेक्टर्स वो चीजें हैं जिनके पास आपकी क्या हो, इनके पास मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन। ठीक, याद रखना है आपको, मैग्नीट्यूड भी हो डायरेक्शन भी हो। जो आपके स्केल है उनका केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, और सबसे पहले फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, ये चीज है, अच्छे से याद रखना। ठीक है, अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में आपके जो है वो 3 लॉज आते हैं। ठीक है, सिंपल से 3 लॉज आते हैं। ऐसे मान लो ये आपके 2 वेक्टर हैं, एक ऐसे गया है और एक आपका ऐसे गया है। ठीक है, ये 2 वेक्टर, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे। ठीक है, तो जो आपका तीसरा वेक्टर है ये देखो टेल से टेल मिलना है, लेकिन जो आपका रिजल्टेंट होगा उसमें क्या होता है, आपका हेड से हेड मिल जाता है। ठीक, इसको हम लोग टेल कहते हैं, जो पीछे की चीज होती है इसको हेड कहते हैं। और ये जो है आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ये आपका रिजल्टेंट वेक्टर आता है। समझ में आया कितनी बात, ये चीज आपकी होती है नॉर्मल सी। ठीक है, बिल्कुल दिमाग में एकदम घुस रहा हो, कोई दिक्कत वाली बात ना हो। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इसके बाद क्या होता है आपका, मान लो ये तो हो गया, इसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल, यहाँ पर कुछ एंगल थीटा बनेगा। ठीक है, तो सब चीजें निकल सकती है, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। एक दूसरा होता है जिसको हम लोग कहते हैं पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब इसमें होता क्या है, इसमें मान लो दो वेक्टर हमारे से, मान लो ये एक ऐसे है, ठीक है, और ये एक ऐसे है आपका, तो इनको हम लोग क्या दिखाते हैं, 2 पैरेललोग्राम की एडजेसेंट साइड दिखाते हैं। ठीक है, और जो इसका रिजल्टेंट है उन दोनों के बीच से निकलता है ऐसे, इनको मिला देना है ऐसे। आपको देखो थोड़ा बहुत ड्राइंग सही ना बने, आपको पैरेललोग्राम की तरह इनको मिला देना है। ठीक है, पैरेललोग्राम की तरह मिला देना। मान लो ये ए है, ये बी है। ठीक है, तो इसमें भी होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ऐसे आता है। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, ये तो पूरा थीटा होगा। ठीक, ये पूरा जो है आपका ये थीटा ही रहता है। ठीक है, तो इनका जो है आपका जो इनका पूरा फॉर्मूला बनेगा, ये चीजें यहाँ पर जो आर वेक्टर है वो बनता है ए प्लस बी। ठीक है, अगर मान लो कोई माइनस में है, मान लो कोई इधर है, अगर हम उसको इधर लेके आए उल्टा करें तो यहाँ पर आप माइनस लगा दो, माइनस का भी वेक्टर कह देंगे, उसमें कुछ नहीं। इससे जनरल का जो फॉर्मूला बनता है वो आप देख लो, होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ये एंगल है इसमें। ठीक है, याद रखना है चीज, इतनी चीज याद रखनी। ठीक है, अब ये क्या होता है, इसमें जब थीटा के एंगल लगाते हो तो यहाँ से आप ये करोगे, यहाँ ये 90 मानोगे, और एक एंगल जो है अल्फा आप बनाओगे, उससे ये चीज भी निकाल सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अल्फा निकाल के आप जो थीटा भी यहाँ से निकाल सकते हो। ठीक है, हम थोड़ा सा ये चीज देख लेंगे वेक्टर से कि वेक्टर्स होते कितने प्रकार के, ये बहुत पूछा जाता है। ठीक है, वेक्टर, तो वेक्टर आपको देखो पहले होता है आपको यूनिट वेक्टर। ठीक है, जिनको हम लोग कहते हैं आई जे के, जिनकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, आई जे के। ठीक, समझना बात। अब ये क्या होता है, ये आपके एक्स को दिखाता है, ये वाई को दिखाता है, ये क्या बोल दिया आपकी एक्स को, मतलब आप जो एक्स एक्सिस है उसको दिखाता है। ठीक है, ये वाई को, ये आपके जेड को। इसके बाद का आपका क्या आता है, आपका पैरेलल आता है वेक्टर। पैरेलल कैसे आपको ये होते हैं, दो वेक्टर पैरेलल हो, फिर आता है एंटी पैरेलल, ये एंटी पैरेलल हो गए। ठीक है, फिर आपका क्या होता है इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, या इक्वल वेक्टर हो, मान लो दोनों, इसका ए, ये भी जो ए हो, सब कुछ सेम हो। ठीक है, समझ में आ रही बात। इसकी वैल्यू मान लो 10 मीटर है तो इसकी भी 10 मीटर है, इसकी भी डायरेक्शन जो है वही इसकी डायरेक्शन है, तो ये दोनों सेम है। ठीक है, इक्वल वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर आ गए, कोप्लेनर, ऐसा मान लो ये प्लेन आपका है ए बी, तो इसमें 2 वेक्टर हैं, तो उनको हम लोग कोप्लेनर कहेंगे, एक प्लेनर जैसे भी हो। फिर आपका कोलिनियर आ गया, कोलिनियर हो गया जो आपके एक ही लाइन में हो वेक्टर। ठीक है, आपका सिंपल सा, मान लो एक ही लाइन में वेक्टर है तो कोलिनियर हो गया। ठीक है, को सेंटर आपके हो जाते हैं, को ओरिजिन या फिर को सेंटर, या मान लो आपके 3 वेक्टर हैं, ऐसे निकाल देंगे, तीनों का ओरिजिन एक ही है। ठीक है, को जो कोइंसिडेंट वेक्टर होते हैं जो तीनों एक ही में मिलते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल से आपके वेक्टर्स हैं। लगभग 11 चैप्टर भी आपका हो गया है। अब हम लोग देखेंगे लॉज ऑफ मोशन, 5th चैप्टर। देखिए, आप सभी से एक चीज़ के लिए माफ़ी मांगना चाहेंगे, लेक्चर की जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबी नहीं हो सकती। उसके पीछे का रीजन है पता क्या, जो हमारे यहाँ नेट लगा हुआ है जिससे हम लोग वीडियोस अपलोड करते हैं वो इस समय बहुत टाइम ले रहा है।
20 मिनट का वीडियो वो अपलोड कर रहा है आपके 3 घंटे 4 घंटे में, और 40 मिनट के लिए कहो तो इससे दुगना टाइम ले ले। पता नहीं कुछ दिक्कत हो गई है जो हमें जल्दी से जल्दी सही करवानी पड़ेगी। उसके लिए हम अपना देख रहे हैं कि जैसे सही हो पाए। हमने कॉन्टैक्ट भी किया है कि ये मतलब कहाँ 10 मिनट में अपलोड हो जाता था वीडियो, कहाँ 4-5 घंटे लग रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी छोटी ड्यूरेशन रखेंगे। जब सही हो जाएगा पूरा तो हम लोग बड़ी कर देंगे, ठीक है। आपको बस बने रहना। तो हमारा चैप्टर है लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, या फिर बहुत टीचर्स इसको फोर्स करके भी बुलाते हैं, फोर्स चैप्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें हम फोर्स के बारे में बात करेंगे। आपकी फोर्स कैसी होती है? फोर्स आपकी होती है तो कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव से कोई यूके की पार्टी ना समझ लेना, उसका नाम भी क्या है? कंजर्वेटिव। नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है, ये फिजिक्स का कंजर्वेटिव। उस कंजर्वेटिव का मतलब होता है जो रूढ़िवादी होते हैं, वो अलग चीज है, ठीक है। या फिर कंजर्वेटिव का अलग अलग मतलब है। कंजर्वेटिव का मतलब ये होता है जो समाज में चेंज चाहते हैं लेकिन धीरे धीरे, वो नहीं चाहते कि एक झटके में सब कुछ चेंज हो जाए, समझ रहे हो आप? अगर एक झटके में सब कुछ चेंज होगा तो जो आपकी जो वर्ल्ड है वो कोलैप्स हो जाएगा। तो वो लोग चाहते हैं कि कोई भी चेंज आए वो धीरे धीरे आए। अब उसी से हमारे फोर्स का नाम पड़ा है जिसको कहते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स जो है वो आपको धीरे धीरे काम करते हुए अपना दिखाएगी, समझ लो बात। अब फ्रिक्शन जो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, जैसे फ्रिक्शन है, आप साइकिल में पैडल मारना बंद करते हो थोड़ी देर बाद रुक जाती है, होता है कि नहीं होता ऐसा, ठीक है। अब लेकिन अगर धरती और चांद के बीच में जो दूरी आ रही है वो कितनी छोटी चीज है आपको पता भी नहीं चल रहा, क्यों? क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव वो लोग होते हैं या फिर वो फोर्सेस है, अगर लोगों की बात आ जाए तो वो लोग हैं जो समाज में चेंज चाहते हैं धीरे धीरे। अगर फोर्स या फिर बल की बात आ जाए तो वो ऐसा बल है जो समाज मतलब जो आपके फोर्स ऐसी फोर्स है जो क्या चाहेगी कि जो चेंज आए वो धीरे धीरे आए। जैसे आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो गई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गई, ये जो है ये धीरे धीरे चेंज लाती है। बस ये समझाने का मतलब था। इससे आप अब नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव समझ जाओगे। जो कंजर्वेटिव फोर्स है उन्हीं को हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। गलत, इन्हीं को हम लोग कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स उल्टा है, देखो वहां पर नॉन लगा है, यहाँ पर उल्टा है। तो यहाँ आप देखोगे नॉन कॉन्टैक्ट होती है ना कंजर्वेटिव फोर्स, ये होती है आपकी कॉन्टैक्ट फोर्स। एग्जाम्पल अगर किसी को लिखना है तो एग्जाम्पल में इसमें लिखोगे आप ग्रेविटेशनल फोर्स। अब इसमें लिखेंगे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ठीक है। आपकी हो जाती है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। आपकी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गई, या फिर न्यूक्लियर फोर्स लिख लो केवल, न्यूक्लियर फोर्स, ये सब हो गई, ठीक है। इसमें आपकी क्या हो गई? आपकी फ्रिक्शन फोर्स हो गई, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब एग्जांपल होगा ना आपकी। कांटेक्ट फोर्स जैसे आपकी नॉर्मल हो गई, नॉर्मल जानते हो जो सरफेस टू सरफेस लगती है वो आपकी नॉर्मल होती है। एक नॉर्मल दूसरे के ऊपर नॉर्मल फोर्स लगाएगी, ठीक है। समझ में आ रही बात? बिल्कुल। अब देखो ये चीज देखने पर हम देखेंगे जो फोर्स है हमारी लॉ ऑफ मोशन में, हमारे तो न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे वो भी देखने हमें। तो लॉज आपको कुछ इस प्रकार है, हम यहाँ पर लिखेंगे आपका फर्स्ट लॉ, इसमें इन्होंने स्टेट किया था, स्टेट्स फर्स्ट लॉ states that every object in rest motion है ना, और every object in rest and motion or in any direction, ठीक, और in any direction ना, कोई ऑब्जेक्ट स्टेट दैट एवरी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट मोशन और इन एनी डायरेक्शन मोशन, ठीक है। डायरेक्शन मोशन मान लो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन, मान लो आपके वो साउथ डायरेक्शन दक्षिण की दिशा के ऊपर ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। डायरेक्शन मोशन रिमेन्स इन दैट until and unless and external, अरे देखो यार कोई मेहमान वगैरह आ जाते तो डिस्टर्बेंस हो जाता है तो थोड़ा ध्यान बढ़ जाता है, आपको माइंड नहीं करना है। एंड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन इट, इसी को हम लोग कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया ये इनका फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसको आप लोग नोट कर लो, फर्स्ट लॉ को हमारे पे कहाँ मिली, ठीक है। फर्स्ट लॉ समझ में आया? इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। कहने मतलब कोई चीज रेस्ट में रुकी हुई है, कोई चीज मोशन में, तो मोशन में कोई किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है,
तो वो वहीं में रहेगी, मतलब किसी पर्टिकुलर फॉर्म में है तो उसी फॉर्म में रहेगी जब तक आपको एक्सटर्नल फोर्स में नहीं लगाओगे, ठीक है। इसके बाद आपका सेकेंड लॉ जो है वो आपका क्या कहता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स अप्लाइड ऑन इट। समझ लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब कहने का जो आपका मोमेंटम चेंज होगा पर टाइम में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फोर्स से, ठीक है, जो उसके ऊपर अप्लाई की गई है। यहीं से एक फॉर्मूला आता है F² में, ये जब आता है जब हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, जब हम लोग ये मान लेते हैं कि आप लोग जो फोर्स है, आपकी जो फोर्स है वो कैसी है, उसमें जो मास है वो चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। जब मास नहीं चेंज होता तो ये फॉर्मूला आता है। अब हम लोग थर्ड भी देख लेते हैं जल्दी से, ज़्यादा बड़ी चीज सुनो। थर्ड क्या है, इक्वल। थर्ड जो है वो सिंपल करता है एवरी ऑब्जेक्ट अप्लाई इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन सिंपल से आप जाते हो ना, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। एवरी एक्शन हैज, ये थर्ड लॉ है, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सिंपल सी बात है, इसी को कहते हैं। मान लो अगर किसी एक ने बल लगाया वन के ऊपर किसी टू ने फोर्स लगाया तो टू के ऊपर वन भी लगाएगा और ये माइनस में हो जाता है, वो तो हम लोग जब वेक्टर में दिखाते हैं, अभी आप ऐसे रख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल सी बात है, इक्वल एंड अपोजिट माइनस अपोजिट दिखाने के लिए। आज क्या करेंगे हम लोग, नहीं रखेंगे, एक दो और वीडियो लाएंगे छोटे छोटे ऐसे ही, उसमें हम लोग 4-4 5 चैप्टर के चीजें करेंगे। तो आपको करना क्या, इस वीडियोस में बने रहना है। यहाँ पर 5 चैप्टर हमने किए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें उसके हमने की हैं, आपको बस बने रहना। हमने शॉर्ट रिवीजन किया है, सारे क्वेश्चन वगैरह नहीं किए, हमने आपको चैप्टर वाइज कराया है। बहुत लोग पूरी बुक नहीं पढ़ना चाहते, वो तो इसको देख सकते हैं, ठीक है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आपको बस क्या करना है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और अपने घर वालों का ख्याल रखना है। जय हिंद।